Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Swami Vivekanand ji and National Youth Day. This topic can be useful for paper 1 essay writing as well as GS पेपर 4 ethics and integrity. देखिए हर साल आज के दिन को यानी कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आज नेशनल यूथ डे in order to commemorate birth anniversary of Swami Vivekanand ji. In 1984, Government of India declared 12 January as National Youth Day. स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा से ही यूथ के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह देखा गया है क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो यूथ को हमेशा से ही इंस्पायर करती आई हैं। उनका जो एक कोट है दैट इज मेनली फॉर इंस्पायरिंग यूथ दैट इज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। कोशिश करते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। यूथ के लिए उन्होंने एक और बात कही थी कि यूथ शुड हैव मसल ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडर बोल्ट। ऐसा जब हो पाएगा तभी जाकर के हमारा देश वापस से विश्व गुरु बन पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यूथ को ये भी कहा कि दे शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस से उनका मतलब था कि फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दें। दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ अपने एग्जिस्टेंस को बराबर तरीके से डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए यूथ को। यूथ को हमेशा ही अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस में भरोसा होना चाहिए। वी शुड नॉट सिंपली और ब्लाइंडली कॉपी द वेस्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने एक्टिवली कभी भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा कोई बहुत प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन उनका देखने को नहीं मिलता है। येट स्वामी विवेकानंद जी का कंट्रीब्यूशन है इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे? उन्होंने सेल्फ बिलीफ दिया। जो ब्रिटिशर्स ने हमें इंटेलेक्चुअली सब्जुगेट कर दिया था बाय मेकिंग अस फील दैट हम लोग इंफीरियर कल्चर को बिलोंग करते हैं, वी आर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ऐसा माइंडसेट कंडीशन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर कि हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो है वो बहुत बैकवर्ड है एंड दीज ब्रिटिशर्स आर हियर टू सिविलाइज अस, सो दे आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन, इट इज देयर बर्डन टू सिविलाइज अस, जिसको उन्होंने नाम दिया था व्हाइट मैन बर्डन। इसको काउंटर किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने वेदांत फिलॉसफी को पूरे भारत के अंदर फिर से पॉपुलराइज किया, उसको यूथ को समझाया और वेदांत फिलॉसफी की सिग्निफिकेंस जब यूथ को उन्होंने समझाई तो उसके मदद से उन्होंने यंगस्टर्स को समझाया कि हमारा देश इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर रहा है एज कंपेयर टू वेस्ट। वो हमें सिविलाइज नहीं कर सकते। हमारा इंटेलेक्चुअल थॉट बहुत पहले से, हमारा कल्चर बहुत पहले से काफ़ी डीप एंड डेवलप्ड रहा है। ये जो फीलिंग उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने दी यंगस्टर्स को, इस फीलिंग के बाद जो ब्रिटिशर्स का अटेम्प्ट था हमें इन्फीरियर फील कराने का और इंटेलेक्चुअली इंस्लेव करने का, वो अटेम्प्ट पूरी तरीके से डिफीट हो गया। एंड दैट इज हाउ स्वामी विवेकानंद जी कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमें भरोसा आया कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स हमें सिविलाइज करने नहीं आए हैं, हमें इंस्लेव करने आए हैं, हमें एक्सप्लॉइट करने आए हैं, एंड देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गॉट अ मोमेंटम। तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत फिलॉसफी, जो अद्वैतवाद वेदांता को पॉपुलराइज किया था 8th सेंचुरी एडी में शंकराचार्य जी ने, उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करके फिर उन्होंने पॉपुलराइज किया था नियो वेदांता। नियो वेदांता जहाँ पे उन्होंने वेदांत फिलॉसफी को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने के लिए मोटिवेट किया था इंडिविजुअल्स को। क्योंकि भारत के अंदर जैसे वेदांत फिलॉसफी और है क्या, उसको लेकर के भी काफ़ी एम्बिग्विटी रहती है। वेदांत फिलॉसफी का जैसे कोर आइडिया जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मतलब वर्ल्डली थिंग्स तो मिथ्या है, इल्यूजन है, इसमें क्यों हमें बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारना है, क्यों हमें फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कोशिश करनी है। जब ये सब मिथ्या है तो हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए,
इस वर्ल्डली थिंग्स में हमें कभी भी फ्रीडम और हैप्पीनेस की सर्च करना बेकार है, बिकॉज इट इज इल्यूजन। ऐसी माइंडसेट बनी समझ आती है व्हेन वी जनरली रेफर टू द वेदांत फिलोसफी एंड इट्स कोर डिक्टम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उसको प्रैक्टिकल तरीके से इस आइडिया को हाईलाइट किया और उन्होंने फिर नियो वेदांतिक ट्रेडिशन स्टार्ट किया, जहां पे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इट्स राइट that we need to look for moksha, salvation, but at the same time in this world also it is our duty to work for our freedom. This world is not completely illusion, it is our reality for the time being. तो इस तरीके से उन्होंने नियो वेदांतिक ट्रेडिशन स्टार्ट किया। वेदांता फिलोसफी को बहुत जो एब्स्ट्रैक्ट था, कंफ्यूजिंग था, उसको समझाया यंगस्टर्स को। इसकी मदद से इंटेलेक्चुअल डेप्थ डेवलप किया यंगस्टर्स के अंदर और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया यंगस्टर्स के अंदर कि जो हमारा देश है, भारत का देश, यहाँ पे सिविलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत डीप रही है। वेस्टर्न सोसाइटीज हमसे काफ़ी पीछे रहे हैं। सो इस तरीके से उन्होंने यूथ के अंदर एक सेल्फ बिलीफ दिया और जिसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल को मोमेंटम आया। उसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस पे भी काफ़ी कुछ कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए ही हैं अपने 1893 के शिकागो स्पीच के बाद, दैट ही गेव एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और वहाँ पे मेनली उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस पे बात की है। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए 1893 में शिकागो के अंदर एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बुलाया गया, कन्वीन किया गया, जिसमें दुनिया भर के 6 रिलीजियस एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया टू स्पीक ऑन और अबाउट देयर रिलीजन। इसमें जैन धर्म से थे वीरचंद गांधी जी, बुद्धिस्ट धर्म से थे अंगकारिका धर्मपाल जी, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, और जिनको सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया ऑन 11 सितंबर 1893। क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी बॉनेट मोरे। ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 5 पार्टिसिपेंट्स थे पहले कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैंने 6 बोल दिया गलती से, 5 पार्टिसिपेंट्स थे पहले कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये पहला वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था जो 1893 में बुलाया गया शिकागो में। उसके बाद से 5 और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाए गए हैं। टोटल अभी तक 6 इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स हुए हैं ऑन रिलीजन। जो पहला था दैट वाज इन 1893 शिकागो यूएसए। वहां पे सबसे पहले हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और उन्होंने हिंदू धर्म की बात के साथ शुरुआत की, बट उनका जो स्पीच था उसका कोर आइडिया ये था कि सारे धर्म अपने अपने जगह पे सही हैं। ऑल रिलीजन्स आर ट्रू इन देयर ओन वे, they are like different rivers, they seemingly flow in different directions but ultimately they merge in the same ocean। और इस तरीके से उन्होंने रिलीजियस हार्मनी, टॉलरेंस की बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। उन्हें कहा रिलीजन के नाम पे जो लोग कम्युनलिज्म फैलाते हैं, फैनेटिसिज्म फैलाते हैं, दे आर सिंपली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट पावर इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो वो सही रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो रिलीजन का मिसयूज कर रहे हैं। सो वन शुड नॉट गेट मिसगाइडेड बाय सच फैनेटिक्स। उन्होंने वेदांत की फिलॉसफी, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, नियो वेदांत की फिलॉसफी को भी दुनिया को समझाया, और उससे उन्होंने बताया कि कैसे जो वेदांत की ट्रेडिशन है भारत के अंदर, वो बहुत पहले से डीप इंटेलेक्चुअल आइडियाज को प्रमोट करता आ रहा है। यह है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनका जो शिकागो का स्पीच था, जिसके बाद ही बिकेम पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। जब वो अमेरिका गए इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ के अलग अलग लोगों से मुलाकात भी की। खासकर उन्होंने जो बातचीत की वहाँ के गरीब लोगों से, वर्कर से, अमेरिका के वर्कर से, तो उससे उनको एक खास बात समझ आई। क्या ये इवेंट है उसको भी समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के लेबरर से, वर्कर से बातचीत की, और उनको पता चला कि द लेबरर्स वेयर अनअवेयर ऑफ रिलीजन, रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस प्रिंसिपल्स में वर्कर्स का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
वर्कर्स से बातचीत करते हुए उनको पता चला कि वर्कर्स ने उनको बताया कि वी डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज, वी सिंपली गो टू द चर्च, बट रिलीजियस आइडियाज क्या हैं, धर्म क्या है, मरने के बाद क्या होगा, कैसे हिसाब किताब होगा, कैसे हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, उसमें उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनको बहुत ज्ञान है। इससे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात समझी कि अमेरिका अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे एक कारण ये है कि वहाँ के लोग रिलीजियस डिस्कशन में बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली पार्टिसिपेट करने के बजाय दे आर फोकसिंग ऑन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, फिर इसके मदद से एक आइडिया डिराइव किया। उन्होंने कहा कि भारत को भी सिर्फ रिलीजियस बातों पे फोकस करने के बजाय अपने सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी फोकस करना चाहिए। सोशल इविल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, डाउरी, सती प्रथा जैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हमें प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। एट द सेम टाइम रिलीजियस आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट को हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, बट सोलली रिलीजियस आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट जिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है भारत में, उसको थोड़ा कर्व करने की जरूरत है। वी नीड टू ensure that our spiritual and material development go hand in hand. That was the idea derived by स्वामी विवेकानंद जी। उनको एक बात समझ आएगी कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो ओवर इम्फेसाइज कर रहा है मटेरियल डेवलपमेंट पे, इंडियन सोसाइटी जो है वो ओवर इम्फेसाइज कर रहा है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे। दोनों ही ठीक नहीं है। देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल एज वेल एज मटेरियल डेवलपमेंट। जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सजेशन है रिगार्डिंग बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ, यही उनका कोर फिलॉसफी है या कोर आइडिया है जो उन्होंने अपने नियो वेदांतिक ट्रेडिशन में प्रमोट किया है। नियो वेदांता गिवन बाय स्वामी विवेकानंद जी इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल वेदांतिक अप्रोच। अद्वैतवाद वेदांत को रिवाइव करते हुए उन्होंने नियो वेदांता दिया है, प्रैक्टिकल वेदांतिक अप्रोच वेयर ही सजेस्ट need of balanced approach in our life. Focus should be on material, यानी कि इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ग्रोथ एज प्लस इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ। महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का, दैट इज वेरी सिमिलर टू स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी रिलेवेंट फॉर यूथ टुडे, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोमियो जूलियट क्लॉज अंडर पॉक्सो एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पॉक्सो एक्ट क्या है, हमने पिछले साल 2025 में कम से कम 2-3 आर्टिकल इससे रिलेटेड कवर किए हैं। नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012। तो 2012 में एक कानून लाया गया, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी तरीके की सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, not just rape and any other kind of penetration, but also deployment of children in pornography, all such activities have been considered as a sexual offense. Making children watch pornography is also a sexual offense under POCSO Act. POCSO Act के अंतर्गत मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रोविजन है। मतलब अगर आपको पता चलता है कि आसपास में कहीं सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट चिल्ड्रन, आप नहीं कर रहे बट आपको पता है कि आसपास में कहीं सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, इट इज नाउ योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट, अदरवाइज आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो सकता है और 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। अच्छा, इस कानून के अंदर डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों, कम उम्र के लोगों को चिल्ड्रन कहा जाएगा। इनकी उनके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल ऑफेंस होगा तो इस कानून के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जा सकता है। दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल से हमारा मतलब है कि गर्ल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, किसी के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उस केस में यहाँ पे इस कानून के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जा सकता है। इस कानून में एग्रीवेटेड क्राइम का भी फिनोमिना है। एग्रीवेटेड क्राइम मतलब ज्यादा गंभीरता से इस मामले को लिया जाएगा और जो
अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस प्रेस किए जाएंगे। तो व्हाट आर द केसेस जब एग्रीवेटेड क्राइम माना जाएगा? जब चाइल्ड इज मेंटली इल या व्हेन द अब्यूज इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। तो अगर कोई पर्सन जिसको माना जाएगा इज इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, पुलिसमैन है, फैमिली मेंबर है, तो बच्चे के लिए दैट पर्सन हेल्ड पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर उसके अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर होता तो उसको एग्रीवेटेड क्राइम माना जाएगा और उस केस में ज्यादा सजा दी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जितना हो सके उतना चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाए, ऐसा इस कानून में रखा गया है। यानी कि बच्चों से अगर पूछताछ भी करनी है, बातचीत भी करनी है, तो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बातचीत हो, ना कि पुलिस थाने में बिठा करके बच्चों से बातचीत हो। कोशिश की जानी चाहिए कि विमेन पुलिस ऑफिसर बच्चों से बातचीत करें। उसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, अगर मान लीजिए कि आपको आसपास में दिखता है कि कहीं पॉक्सो केस वायलेट हो रहा है, यानी कि बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, तो पॉक्सो ई बॉक्स के अंतर्गत भी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर किया जा सकता है। पॉक्सो कानून के अंतर्गत जो सबसे सीवियर पनिशमेंट है दैट इज अप टू डेथ सेंटेंस। दैट मीन्स ये एक पॉक्सो कानून जो है वो एक सीरियस एग्रीवेटेड क्राइम है। पॉक्सो कानून पे अगर कोई प्रश्न आ जाए तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम में, कि almost 1 in 6 boys experience some form of sexual abuse and 1 in 4 girls experience some form of sexual abuse before they turn 18 as per National Crime Record Bureau. तो दिस इज पॉक्सो एक्ट। अच्छा, पॉक्सो एक्ट जो भारत में लाया गया, इट इज इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड टू विच इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी। तो ये तो बात हो गई पॉक्सो कानून की। अब पॉक्सो कानून से रिलेटेड जो कंसर्न है वो बहुत सामने आ रहे हैं, इसके मिसयूज के केसेस सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आजकल सोशल मीडिया का प्रचलन है और उस इस सोशल मीडिया का प्रचलन साथ ही साथ जो चिल्ड्रन है उनका एक्सपोजर टू डिफरेंट कंटेंट्स वो ज़्यादा है पहले के मुकाबले। इस कारण से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है एडोलेसेंट्स के अंदर वो थोड़ी जल्दी आ रही है। इसके रिलेटेड कई सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हुए, तो माना जा रहा है कि प्यूबर्टी एज जो है यंगस्टर्स की, एडोलेसेंट्स की, वो थोड़ी सी कम हो गई है। व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी इट हैज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 1 year to about 1.5 years. They are attaining puberty early, and after that there is a tendency of engaging into sexual relationship, love related relationship. कई सारे यंगस्टर जो हैं 18 ईयर से पहले ही दे आर फाउंड इनटू सम सॉर्ट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो पॉक्सो कानून है ये इस तरीके के रिलेशनशिप को एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देखता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के हैं दोनों ही, या उसमें से एक अगर 18 साल से कम उम्र का है, दूसरा 18 साल से ज़्यादा का है, तो उस केस में जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उसके खिलाफ तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सीरियस केसेज रजिस्टर होंगे। अगर दोनों 18 से कम के भी हैं तो भी हो क्या रहा है जनरली कि जो मेल पार्टनर है उसके अगेंस्ट पॉक्सो कानून के अंतर्गत केस रजिस्टर हो रहा है। अब 18 से अगर कम का है तो फिर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो केस रजिस्टर होगा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत होगा या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रखा जाएगा। 18 से ज़्यादा का है तब तो उसको एक नॉर्मल कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल की तरह रखा जाता है और उसके अगेंस्ट सीरियस रेप चार्जेस प्रेस किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात याद आ रही होगी कि देयर इज अनदर लॉ जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके अंतर्गत 16 से 18 साल के उम्र के जो एडोलेसेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये पॉक्सो एक्ट में अब सीरियस एक मामला क्या देखने को मिल रहा है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एडोलेसेंट रिलेशनशिप। इसमें अगर दोनों 18 साल से कम उम्र के हैं तो भी जो मेल पार्टनर है उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने केस लाया जाता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर वो 18 से ज़्यादा का है, मान लीजिए कि द गर्ल इज ऑफ 17 ईयर्स, द बॉय इज ऑफ 18 एंड 18.5 या 19 ईयर्स, तो इस केस में तो इसके अगेंस्ट सीरियस रेप चार्जेस प्रेस होते हैं। और दोनों ही केस में जो मेल
पार्टनर है उसका करियर पूरी तरह से खराब हो जाने की संभावना रहती है, उसका लाइफ खराब होने की संभावना रहती है। तो ये एक सीरियस केस इमर्ज होकर के सामने आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट। देखने को क्या मिल रहा है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे यूज दिस पॉक्सो एक्ट एज ए वेपन in order to end the adolescent relationship which they do not approve. Girls are forced to act as a victim. अभी मान लीजिए कि रिलेशनशिप है, परिवार को पता चला, परिवार जो है वो अपनी बच्ची को तो डांट धमका करके चुप करा देते हैं और लड़के के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर देते हैं और बच्ची से वो फिर ये कंसेंट भी दिलवा देते हैं कि यस शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट। तो जो लक्ष्य था पॉक्सो एक्ट का वो कई सारे केसेस में वायलेट हो रहा है एंड रादर इट इज लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट रिलेशनशिप एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ यूथ स्पेशली मेल्स। एज पर अ डेटा ऑफ एनसीआरबी अगेन लगभग 1/4 ऑफ द पॉक्सो केसेस जो हैं दैट आर ऑफ कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप इन दीज टाइम्स और उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कंसीडरिंग द मिसयूज ऑफ द एक्ट बिकॉज दैट वाज द नॉट रियल इंटेंशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट, द रियल इंटेंशन वाज टू प्रिवेंट sexual harassment of children, but now the real intention is not getting implemented in many cases। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप पॉक्सो एक्ट में थोड़े बदलाव लाएं। परहैप्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है परहैप्स यू कैन इंक्लूड सम रोमियो जूलियट क्लॉज। रोमियो जूलियट क्लॉज इन पॉक्सो एक्ट इंक्लूड करने का एक तरीके से सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। रोमियो जूलियट क्लॉज सिंपली मींस कि अगर जो जिनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाना है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, अगर दोनों यानी कि जो अक्यूज्ड है एंड विक्टिम है दोनों की एज एकदम क्लोज है, 17-18 साल के हैं, 16-17 साल के हैं, तो 16-17 साल या 17-18 साल के यानी कि इफ दे आर इन क्लोज इन रिलेशन क्लोज इन एज दैट मीन्स देयर इज हाई चांस कि ये मामला जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप का एडोलेसेंट रिलेशनशिप का है और उस केस में आप ऐसे प्रोविजंस बनाए कि विक्टिमाइजेशन ना हो आइदर ऑफ द टू पार्टनर का। तो रोमियो जूलियट क्लॉज suggested by Supreme Court would be a reform in POCSO law in order to prevent criminalization of consensual teen relationship। और इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज में ध्यान बस ये रखना है कि अगर जो विक्टिम है एंड जो अक्यूज्ड है उसके एज गैप ज़्यादा नहीं है तो फिर उस केस में इस कानून का एप्लीकेशन और विक्टिमाइजेशन सोच समझ करके किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि जो जिसके अगेंस्ट केस लाया जा रहा है वो क्रिमिनल ना हो करके वो रोमांटिक पार्टनर हो। अभी ये रोमियो जूलियट क्लॉज ओनली सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार पॉक्सो कानून में बदलाव ला करके सच में इसको इंसर्ट करती है या नहीं वो देखना होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी साल 2023 में इस मामले पे खूब एक डिटेल्ड स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टडी करने के बाद कहा था कि एज ऑफ कंसेंट फॉर रिलेशनशिप 18 से तो कम नहीं किया जाना चाहिए। कई सारे देशों में रिसेंटली अब 18 एज ऑफ कंसेंट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप को घटा करके 16 कर दिया गया है कंसीडरिंग द अर्ली अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नो एज ऑफ कंसेंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 बिकॉज दैट मे लीड टू many violation and misuse of this provision and sexual harassment of young girls could rise। तो age of consent should not be reduced from 18, but law commission also suggested that there should be guided judicial discretion। guided judicial discretion ये word याद रखिएगा, मतलब guided judicial discretion in case of a POCSO case इन्वॉल्विंग एडोलसेंट्स बिटवीन एज ऑफ 16 to 18। तो ये वर्ड याद रखिएगा। लॉ कमीशन ने कहा कि किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, 16 से 18 साल की उम्र का अगर मामला हो पॉक्सो कानून के अंतर्गत तो वहां पे सोच समझ करके आपको फैसला सुनाना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा पॉक्सो कानून के अंतर्गत जो सजा है वो सुना देनी है। वहां पे देयर शुड बी सम जुडिशियल डिस्क्रिशन। उस केस में देखना होगा
कि ये मामला जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का है या कंसेंसुअल रिलेशनशिप का है। तो ये जो गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन वाला सजेशन दिया था लॉ कमीशन ने 2023 में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सजेशन दिया है रोमियो जूलियट क्लॉज फॉर क्लोज इन एज रिलेशनशिप, ये दोनों सजेशंस बिल्कुल सिमिलर हैं। 16 से 18 साल की उम्र के अगर यंगस्टर्स हों तो उनसे रिलेटेड मामलों में सोच समझ करके फैसला सुनाना है, ऐसा कहा लॉ कमीशन ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इस तरीके का मामला हो तो पॉक्सो कानून के अंतर्गत ही एक प्रोविजन होना चाहिए विच शुड प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन। दैट प्रोविजन को नाम दिया है रोमियो जूलियट क्लॉज। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्विस चार्ज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपने जो बिल पे किया उसके अलावा आपका मन हुआ तो आप जो रेस्टोरेंट के स्टाफ्स हैं उनको थोड़ा टिप दे सकते हैं, बट वो जो टिप है वो पूरी तरह से आपके डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। आपकी इच्छा हो तो दें या ना, मन ना हो तो ना दें। लेकिन कई सारे रेस्टोरेंट वाले करते क्या हैं कि अपना जो बिल बनाते हैं वो उस बिल के अंदर खाने का तो दाम रखा ही, प्लस जीएसटी तो लिया ही, उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर देते हैं। इसको कह देते हैं वो लोग सर्विस चार्ज। दिस सर्विस चार्ज इज नथिंग बट टिप। जैसे आपने 500 रुपए का खाना खाया, उस पे 100 रुपया इन्होंने सर्विस चार्ज ऐड कर दिया, 600 रुपए, और अब 600 रुपए ओवरऑल बिल हो गया, उस पे एक्स्ट्रा 5% जीएसटी लगा करके फाइनल बिल आपको देते हैं। ये जो सर्विस चार्ज है ये कुछ नहीं है बट ये फॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ टिप है, जहां पे रेस्टोरेंट वाले आपसे मैंडेटरी तरीके से टिप चार्ज करते हैं, जो लीगली अलाउड नहीं है। लीगल प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो सर्विस चार्ज देना इज नॉट मैंडेटरी फॉर कस्टमर्स। हम चाहें तो सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। दिस इज एज पर दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। दोनों के हिसाब से सर्विस चार्ज हमें एज ए कस्टमर हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, हम दें या ना दें। जैसे टिप है, ये टिप ही है, बस टिप हम अपने मर्जी से दे देते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, कि आपने खाना खाया 500 रुपए का, 100 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज दीजिए हमारे लोगों के काम के लिए। क्यों दे भाई? भाई तुम्हारे खाने का दाम जब हम पैसा हम दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम क्यों दे सर्विस चार्ज? हमारी इच्छा होगी तो देंगे, तुम्हारे सर्विस से हम खुश होंगे तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो टिप जैसा ही होता है, बट सर्विस चार्ज को ये लोग थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके, इंस्टीट्यूशनलाइज करके अपने बिल में ही ऐड कर देते हैं। एंड लीगली एज ए कस्टमर वी आर नॉट बाउंड टू पे इट। तो अगर आपके बिल में आगे से कोई भी रेस्टोरेंट वाला सर्विस चार्ज ऐड करे तो आप क्या कर सकते हैं? आप रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला करके बोल सकते हैं कि इसको रिमूव कीजिए, आई डोंट वांट टू पे इट। इफ यू डू नॉट वांट टू पे, अगर आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू पे यू कैन आस्क देम टू रिमूव, एंड इफ दे डू नॉट रिमूव देन यू कैन रजिस्टर ए कंप्लेन एट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अभी इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भारत के 27 अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे, देश के अलग अलग हिस्सों के रेस्टोरेंट्स पे सर्विस चार्ज लगाने के लिए उनके ऊपर केस रजिस्टर किया है। The action has been taken under Consumer Protection Act 2019. टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वर्ल्ड हिंदी डे एंड प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड बाय इंडियन डायस्पोरा, इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के लोग या भारत मूल के लोग, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, या इंडियन सिटीजन जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहते हैं, उनको कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस एंड वर्ल्ड हिंदी डे हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी, हु इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट प्रवासी, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार ने 2003 से मनाना शुरू किया। 2015 तक ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता था। 2015 के बाद से बाई एनियली, यानी कि 2 साल में एक बार भारत सरकार सेलिब्रेट करती है।
प्रवासी भारतीय दिवस आता तो हर साल है 9 जनवरी को, लेकिन भारत सरकार 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट करती है। तो 2025 में इसको सेलिब्रेट किया गया था ग्रैंड स्केल पे भुवनेश्वर में। तो अब अगले साल 2027 में प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन इंडियन डायस्पोरा इसको हर साल ही पूरे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अपना सेलिब्रेट करती है, लेकिन भारत सरकार ग्रैंड स्केल पे हर 2 साल पे सेलिब्रेट करती है। तो 2026 में सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, अब होगा 2027 में। उसके अलावा 10 जनवरी को 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। इसका लक्ष्य है टू प्रमोट हिंदी एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो जनरली जो हमारे प्रवासी लोग होते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा के लोग या इंडियन सिटीजन जो विदेशों में रह रहे हैं, ये दोनों दिन एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे एंड प्रवासी भारतीय दिवस एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक है 9 जनवरी को, दूसरा है 10 जनवरी को। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चाबहार पोर्ट से रिलेटेड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया विल नॉट नीड टू डिपेंड ऑन पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। De-dollarization will not result in direct increase in the value of US dollar. Rather, it can lead to decrease in the value of US dollar. बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे अगेन पेम्बा इफेक्ट से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिनोमिना। इज नॉट वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इस फिनोमिना का। EFTA में ऑस्ट्रिया इज नॉट अ पार्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।